चलिए बातें बंद कर दो थोड़ी देर। पेपर 2 में चैप्टर नंबर 3, पेपर 2 के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में आप सीएस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करने वाले हो कि जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं वो क्या होते हैं, उनका इंस्टीट्यूट कौन सा होता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सब आप इस चैप्टर में समझोगे। तो मान लो कि आप जो कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स के क्या कुछ बेनिफिट है, क्या स्कोप है, उस कोर्स के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर जानकारी मिलने वाली है, वो सब लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको आपका जो इंस्टीट्यूट है, जहां आपने अपना सी सीट का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसका नाम दिया हुआ है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट हो गया जो मेंबर बनाता है सीएस को। मतलब सीएस बन जाने के बाद आप इस इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हो, मतलब आपको यहाँ से डिग्री मिलेगी। तो आपकी जितने भी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बुक्स आ रही है, वो सारा काम इस इंस्टीट्यूट के थ्रू हो रहा है। तो ये एक सीएस का इंस्टीट्यूट हो गया। यहाँ पे आप रजिस्टर्ड होगे सीएस बन जाने के बाद। अभी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो एज अ स्टूडेंट और सीएस बन जाओगे, सारे पेपर पास कर लोगे, ट्रेनिंग्स पास कर लोगे, डिग्री आपको मिल जाएगी। तो सीएस बनने पे आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे मेंबर के तौर पे। फिर आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, आप मेंबर बन गए हो इंस्टीट्यूट का, ऐसा माना जाएगा। ठीक है। ICSI is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India। ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सीएस प्रोफेशन से डील करने वाली एक ही अथॉरिटी है, उसका नाम क्या हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लो। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में एक बार। क्वेश्चन क्या आया था कि ऐसी कौन सी प्रोफेशनल बॉडी है जो इंडिया में कंपनी सेक्रेटरीज का प्रोफेशन कैरी करती है। तो उस बॉडी का नाम बताना था आपको, आईसीएसआई। अब जो हमारी ये आईसीएसआई अथॉरिटी है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये बनाया गया है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंदर। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंदर आईसीएसआई अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है, ये लिखा हुआ है। आईसीएसआई फंक्शंस अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीए। तो आईसीएसआई जो काम करता है वो इस अथॉरिटी के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके अंडर आईसीएसआई काम करेगा। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं कि जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है ये क्या प्रोवाइड करता है। ये कह रहे हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो टॉप क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिस एजुकेशन को लेकर के बच्चे सीएस बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है आज के टाइम में इंडिया में 50,000 से ज्यादा मेंबर है, मतलब 50,000 से ज्यादा सीएस है इंडिया में आज के टाइम में। अब मेंबर बन जाने के बाद, ठीक है, जब आप सीएस बन जाओगे आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। अब मेरा मेंबरशिप नंबर है 49,690। मतलब जब मैं मेंबर बनाया गया, मैं उस टाइम पे इस नंबर पे था, मतलब इतने सीएस इंडिया में बन चुके थे। ठीक है। अब तो 60,000 के राउंड हो गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में इंडिया में 50,000 से ऊपर मेंबर हैं जो सीएस बन चुके हैं, प्लस 4 लाख बच्चे सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं आज के टाइम में, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है आईसीएसआई का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, प्लस चारों डायरेक्शन के अंदर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन में इसके 4 रीजनल ऑफिस है। नॉर्थ इंडिया में जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में हो गया, साउथ इंडिया में आईसीएसआई का जो रीजनल ऑफिस है वो चेन्नई में हो गया, ईस्ट इंडिया में कलकत्ता में हो गया, और वेस्ट में कहाँ हो गया, मुंबई में। तो ये 4 तो हो गए इसके रीजनल ऑफिस, जो चारों दिशाओं के अंदर एक एक हो गए। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ इंडिया में।
ये साउथ में, ये ईस्ट में, और ये वेस्ट में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप हाईलाइट कर लो। ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, उसका विजन, विजन का मतलब एक ऐसा टारगेट जो आप लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हो, कोई ऐसा टारगेट जो आप आने वाले 10 साल, 12 साल, 15 साल में अचीव करना चाहते हो, उसे बोलते हैं विजन। मिशन का मतलब एक ऐसा टारगेट जो आप शॉर्ट टाइम में अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो विजन एक ऐसा टारगेट होता है, एक ऐसा एम, उद्देश्य होता है जिसको आप अचीव करना चाहते हो कितने टाइम में, लॉन्ग पीरियड में। और मिशन एक ऐसा टारगेट होगा, एक ऐसा एम होगा जिसको आप अचीव करना चाहते हो शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो हमारे हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका विजन क्या है, टू बी ए ग्लोबल लीडर। ग्लोबल लीडर मतलब सिर्फ इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है ना। ये कह रहे हैं कि जो हमारा आईसीएसआई है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर वन बनना चाहता है। लीडर कौन होता है, जो नंबर वन होता है, ठीक है। किस काम में नंबर वन बनना चाहता है, कंप्लायंसेस के बारे में, कंप्लायंसेस के मैटर में। कंप्लायंसेस का मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने की बात हो रही है। दूसरा, तो ये तो हमारा लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव हो गया, बिकॉज पूरी दुनिया में नंबर वन बनने की बात हो रही है। क्या शॉर्ट टाइम में आप पूरी दुनिया के अंदर नंबर वन बन सकते हो? तो ये टारगेट ऐसा है जो आईसीएसआई अचीव करना चाहता है आने वाले 15-20 सालों, 25 सालों के अंदर, ठीक है। मिशन, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब मिशन हमारा क्या है कि आईसीएसआई चाहता है हर साल इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीएस बने, ये बोल रहा है। सीएस तो हर साल बनते हैं ना बच्चे, इसलिए बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है मोटो। मोटो का मतलब कि काम किस तरीके से करना है, मतलब हमारा काम करने का जो पर्पज है वो क्या रहना चाहिए। स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय लो, मतलब हमेशा सच बोलना है और हमेशा लोग के अंदर रह के काम करना है। अबाइड का मतलब लोग के अंदर, लोग के दायरे में रह के काम करना। अब लोग के बाहर जाके काम करोगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लोग को ब्रेक कर रहे हो ना, तो वो काम नहीं करने आपको। उसके बाद जैसे यहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, चैप्टर 4 में आया था। जो काम आप लोग के दायरे में रहकर करने वाले हो वो एथिकल बन जाएगा, और जो काम आप गलत तरीके से करते हो, इलीगल काम कर रहे हो, पावर से बाहर जाके काम कर रहे हो, या कोई ऐसा काम जिसमें आप लॉ ब्रेक कर रहे हो, वो काम कौन से होते हैं। हाँ ठीक है, तो उसकी बात लिखी हुई है, पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ टॉपिक के ऊपर, कंपनी सेक्रेटरी, जो हम कोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर। ये कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग पूछा गया है आपसे। तो हमारा एक कानून है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, 1980, उसका सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी, सेक्शन 2 होगा, क्लोज 1 होगा, सब क्लोज सी होगा। तो ये तो सेक्शन हो गया हमारा, ये क्लोज हो गया, और ये सब क्लोज हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, 1980। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या है बता रहे हैं, मींस अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। ये कह रहे सीएस एक ऐसा पर्सन है जो किसका मेंबर होगा, और मेंबर होने का मतलब आपने सारे पेपर पास कर लिए, जितने भी पेपर देने होते हैं सीएस के कोर्स के अंदर, सारे पेपर पास कर लिए, और जितने भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी आपने पास कर ली, और डिग्री आपको मिल गई है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे मेंबर। अब जैसे अभी आपने कोई भी पेपर पास नहीं किया, आप मेंबर नहीं, आप स्टूडेंट हो,
मैं मेंबर हूँ, मैंने सारे पेपर पास कर रखे हैं, मैंने सारी ट्रेनिंग्स कर रखी है, डिग्री मेरे पास है, ठीक है। तो कह रहे सीएस एक ऐसा पर्सन होगा जो आईसीएसआई का मेंबर होगा। अब सीएस का रोल क्या होता है? कानून को फॉलो करवाना, ठीक है, कानून को फॉलो करना, और जिसके साथ सीएस कनेक्टेड है उसको भी सारे कानून फॉलो करवाना, ये काम रहेगा हमारा मेनली। आगे लिखा हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 24 एज कंपनी सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 who is appointed by a company to perform the functions of company secretary under the companies act 2013। अभी जो हमने फर्स्ट पैरा में कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग पढ़ा, ये मीनिंग था एज पर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 कि इस कानून के अंदर सीएस का मीनिंग क्या लिखा है वो हमने पढ़ लिया। अब आगे दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में सीएस का मीनिंग क्या है वो भी बताया हुआ है आपको। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं कि सीएस का मतलब क्या होगा? सीएस का मतलब वो होगा जो कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी में जो सीएस का मतलब लिखा हुआ है वही मतलब कहाँ मान के चलना है आपको? कंपनीज एक्ट 2013 में मान के चलना है। मतलब दोनों के अंदर मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 और भी कुछ बात बोल रहे हैं। ये कह रहे सीएस वो होगा जिसको किसने अपॉइंट किया? कंपनी ने अपॉइंट किया है। क्या करने के लिए? सीएस के जो फंक्शन होते हैं, सीएस जो काम करता है वो काम करने के लिए। तो एक कंपनी सीएस को अपॉइंट करेगी, क्या उसे सीए वाला काम करवाएगी या सीएस वाला ही काम करवाएगी? हाँ, तो कह रहे हैं कि जो काम हमें करना होता है उस काम को करने के लिए कंपनी ने हमको अपॉइंट कर रखा है, तो हम सीएस माने जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, CS is recognized as one of the key का मतलब important, मैनेजीरियल मतलब मैनेजमेंट, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉई, ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये कह रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सीएस को कंपनी का इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई माना गया है। केएमपी का मतलब वो लोग जो कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना कंपनी चल नहीं सकती, ठीक है। तो उसमें सीएस का नाम लिखा हुआ है और सीए का नाम नहीं लिखा हुआ। तो सीएस को कंपनी का एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई माना गया है जिसके बिना कंपनी जनरली काम नहीं कर सकती, ये लिखा हुआ है। सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 read with rule 8 of companies rules 2014 provides that every listed company and every other public company having paid up share capital of 10 crore rupees or more shall have the following whole time KMP। अब ये कह रहे हैं कि KMP कहाँ कहाँ होने जरूरी है, वो तो बात की बात है। पहले समझो केएमपी में कौन कौन आएगा, मतलब एक कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय कौन कौन होते हैं उनकी लिस्ट देखो। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है एमडी, मतलब कंपनी के अंदर जो एमडी है वो कंपनी में क्या होता है? केएमपी होगा वो कंपनी का, मतलब कंपनी का इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है। दूसरा सीईओ, इसी में लिखा हुआ है पहले पॉइंट के अंदर। तो पहले पॉइंट में दूसरा नाम किसका हो गया? तो मान लो आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाते हो फ्यूचर में, तो आप उस कंपनी के केएमपी माने जाओगे, मतलब आप एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हो उस कंपनी के लिए, ठीक है। तीसरा मैनेजर, कंपनी का मैनेजर भी क्या माना जाता है? केएमपी माना जाता है, ठीक है। अगला होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जो पूरा दिन कहाँ काम करेगा? एक ही कंपनी में काम करेगा। मतलब अगर कंपनी का टाइम सुबह 9 से 6 तक का है तो वो ये डायरेक्टर वो हो गया जो 9 से 6 बजे तक उसी कंपनी में काम करने वाला है, वो साथ में किसी और कंपनी में काम। हाँ, होल टाइम का मतलब पढ़ा था ना हमने पहले भी, ये मतलब होता है होल टाइम का। तो पहले पॉइंट में 4 लोग दे रखे हैं जो केएमपी में आ रहे हैं, एमडी, सीईओ, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी बोलते थे शॉर्ट इसको, डब्ल्यूटीडी। तो एमडी, सीईओ, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, ये 4 लोग किस में कवर हो रहे हैं? केएमपी में। इसके अलावा लिखा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी, ये हम हो गए,
ठीक है, एंड सीएफओ, ठीक है, इसको शॉर्ट में सीएफओ बोल देंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये वो पर्सन होता है जो कंपनी के अंदर पैसों का मैनेजमेंट करता है सारा। देखो नाम में ही पैसा आ रहा है इसके, फाइनेंशियल मतलब पैसों को डील करने वाला, ठीक है। तो टोटल 6 तरह के लोग हुए जो क्या माने जाएंगे, केएमपी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो केएमपी में कौन कौन लोग आते हैं, 6 तरह के लोग आएंगे, एमडी, सीईओ, सीएफओ, सीएस, डब्ल्यूटीडी, उसके अलावा मैनेजर। ये 6 तरह के लोग हैं जो कंपनी के अंदर केएमपी होते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि क्या केएमपी सभी कंपनीज के अंदर होने जरूरी है। केएमपी में 6 तरह के लोग आ गए, सीईओ, सीएफओ, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर और सीएस। अब ये हमारे केएमपी हो गए। अब आगे लिखा हुआ है कि क्या ये 6 तरह के लोग एवरी कंपनी के अंदर होने मैंडेटरी जरूरी है या नहीं है। नहीं है। अब लिस्ट दे रखी है वो देखो। अब ये बात ऊपर लिखी हुई थी, एवरी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन सी हो गई, ठीक है, जो पब्लिक और शेयर इशू, ठीक है, एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी। ये बोल रहे हैं कि एक तो लिस्टेड कंपनी, उसके अलावा हर वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, बिकॉज लिस्टेड कंपनी तो पहले वाले केस में कवर हो गई ना। उसके बाद कौन सी पब्लिक कंपनी बच गई, अनलिस्टेड बच गई ना। तो कह रहे हैं कि लिस्टेड कंपनीज और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसके पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर है, उनके अंदर केएमपी का होना क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। तो हेडिंग बनेगी हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ केएमपी। केएमपी कहां कहां चाहिए, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी के अंदर केएमपी चाहिए, एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी, हर एक दूसरी पब्लिक कंपनी के अंदर भी केएमपी चाहिए अगर उस कंपनी के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, ₹10 करोड़ और मोर। तो ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये अदर पब्लिक कंपनी के लिए है, लिस्टेड कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं है। लिस्टेड कंपनी है तो वहां केएमपी चाहिए ही चाहिए, चाहे पेड अप कैपिटल कितनी मर्जी हो, आपकी मतलब नहीं है उससे। तो लिस्टेड कंपनी के लिए आपको पेड अप की लिमिट नहीं देखनी, ठीक है। तो पेड अप की लिमिट किसके लिए देखनी है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी के लिए। अब केएमपी के अंदर सीएस आ गया और सीएस के अलावा 5 और लोग भी आ रहे हैं। तो यहां से हमको ये भी समझ आ रहा है कि सीएस इन कंपनीज में चाहिए, केएमपी चाहिए मतलब सीएस चाहिए ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से कोई एक अपॉइंट करना पड़ेगा, सारे अपॉइंट करने पड़ेंगे। जिन कंपनीज के ऊपर ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी, मतलब अगर कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी के अंदर ये 6 के 6 केएमपी होने क्या है, जरूरी है। इनमें से एक नहीं रखना आपको कि आप सोचो कि इनमें से एक रख लिया, ठीक है। एक का भी ऑप्शन है पर वो एक का ऑप्शन सिर्फ कुछ के लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की जो अदर में आ रही है। अदर का मतलब
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो अनलिस्टेड है, उसके पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए हो गई है या उससे ऊपर चली गई है, तो उसमें भी केएमपी का होना क्या है, मतलब इन कंपनीज के अंदर सीएस तो होगा ही होगा। हम यहाँ से ये समझ रहे हैं, इन कंपनीज में डेफिनेटली क्या अपॉइंट किया जाएगा, और अपॉइंट नहीं किया तो पनिशमेंट आ जाएगी कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब कौन सी कंपनी बच गई बताओ, कौन सी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी में सीएस अपॉइंट करना जरूरी है या नहीं है, अगर जरूरी है तो कौन सी लिमिट है उसके लिए, और समझो। और वो देखो वो आगे लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई, एवरी प्राइवेट कंपनी which has a paid up share capital of rupees 10 crore or more shall appoint a whole time company secretary। तो प्राइवेट कंपनी को भी नहीं छोड़ा गया है, उसके लिए क्या बोल दिया, तो रिक्वायरमेंट ऑफ होल टाइम सीएस। तो पब्लिक कंपनी के बारे में तो पढ़ के आ गए ऊपर कि पब्लिक कंपनी में कैसे कैसे चाहिए। पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो उसमें सीएस चाहिए ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है बचने का आपके पास। पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है और कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है उससे ऊपर है, तो आपको सीएस केएमपी के तौर पे अपॉइंट करना पड़ेगा। अब कंपनी बच गई प्राइवेट, तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या लिखा हुआ है, एवरी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 10 करोड़ और मोर होगी, इसके अंदर एक होल टाइम सीएस का होना जरूरी है। ये लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी के लिए। अब होल टाइम सीएस का मतलब क्या बन गया, हाँ, जो उसी कंपनी में काम करेगा। इससे आप एक बात और समझ रहे हो कि कोई प्राइवेट कंपनी है मान लो, ठीक है, एक हमारी प्राइवेट कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 8 करोड़ है, तो क्या हमको होल टाइम सीएस रखना जरूरी है, जरूरी नहीं है। पर कंपनी को रिक्वायरमेंट लग रही है अपॉइंट करने की तो कर लेंगे अपॉइंट, अगर कंपनी चाहती है तो कर सकती है ना। क्या लॉ बोल रहा है करने के लिए, लॉ बोल रहा है जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ रुपए से कम है अभी, ठीक है। 10 हो जाएगी तो करना ही पड़ेगा, फिर आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। और 10 से कम होगी उस केस में क्या किया जाएगा, मर्जी आपकी है, रखना है रखो वरना मत रखो, कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं आएगी। अब हमने क्या कर लिया, पार्ट टाइम सीएस रख लिया, तो कुछ गलत किया हमने, कुछ गलत नहीं किया, बिकॉज 10 से कम है तो रखने की जरूरत है ही नहीं। और हमने फिर भी रख लिया, चाहे पार्ट टाइम रखा हो, वो तो हमारे लिए अच्छा होगा ना फिर। तो 10 पे गाड़ी आ जाएगी तो होल टाइम चाहिए, 10 से कम है तो लो बोल रहे कि हम आपको बोल ही नहीं रखो, आप चाहे मत रखो, फिर भी हमने पार्ट टाइम सीएस सीएस रखा तो कुछ गलत नहीं किया हमने। अच्छा 10 से कम है, हमने होल टाइम सीएस रखा तो कुछ गलत किया, नहीं किया, बिकॉज 10 से कम में चाहिए ही नहीं वैसे तो, और हमने रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो 10 से कम जिनकी पेड अप कैपिटल होगी वो चाहे रखे चाहे ना रखे, चाहे होल टाइम रखे चाहे पार्ट टाइम रखे, वो उनकी मर्जी है, कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं आने वाली। तो पेनल्टी कब आएगी, जब आपकी लिमिट 10 तक पहुंच गई है, उससे ऊपर निकल गई है और आपने उसको फुल टाइम के बेसिस पे अपॉइंट नहीं किया। तो हमारी कंपनी की पेड अप कैपिटल मान लो हो गई है 15 करोड़ और हमने रख लिया पार्ट टाइम सीएस, चलेगा। कौन सा चाहिए आपको, होल टाइम चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी, तो कंपनी को पेनल्टी आ जाएगी, ये लिखा हुआ है, समझ गए इसको। 1 मिनट रुको फिर समझ गए तो। चलो उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, आगे बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। ये कह रहे हैं
बस बातें मत करो भी। सीएस बन जाने के बाद आप कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हो उसकी बात हो रही है, ठीक है। मतलब सीएस बन जाने के बाद अगर आप किसी कंपनी में एज अ सीएस जॉब करते हो तो कौन कौन से आपको फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे उनकी बात हो रही है। तो द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल इंक्लूड टू रिपोर्ट टू द बोर्ड। बोर्ड का मतलब बीओडी की बात हो रही है। अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013, द रूल्स मेड देयर अंडर एंड अदर लॉज एप्लीकेबल टू कंपनी। ये कह रहे हैं अगर हम सीएस बन गए हैं और हमने किसी कंपनी में एज अ सीएस जॉब ज्वाइन कर ली है। देखो सीएस बनने के बाद दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, या तो आप जॉब कर लो या फिर आप अपना ऑफिस खोल लो। तो ये फंक्शन जो है जॉब वाले सीएस के हैं, ठीक है। ऑफिस वाले जो जो सीएस अपना खुद का ऑफिस खोलेगा उसके लिए नहीं लिखे हुए हैं, किसके लिए लिखे हुए हैं, वाले के लिए। तो पहला फंक्शन क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं अगर आप सीएस बन जाते हो और किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है मतलब बताना है, रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है। किसके पास सबमिट करनी है, बीओडी के पास। उस रिपोर्ट में आप क्या लिखोगे कि आपने कंपनीज एक्ट को फॉलो कर लिया है और करते रहते हो, ठीक है। प्लस जितने भी और कानून कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उनको भी आप फॉलो कर रहे हो टाइम टू टाइम। ये आप लिख के रिपोर्ट में किसके पास दे दोगे, रिपोर्ट को बीओडी के पास। दूसरा, कंपनी के ऊपर जितने भी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है कंपनी उन्हें भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है। प्लस और कोई काम जो आपको दिया जाएगा वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कंपनी के बीओडी कंपनी के बीओडी है, वो कंपनी के सीएस को बुलाते हैं अपने कैबिन के अंदर और उनसे डिस्कस करते हैं कि कंपनी को 5 करोड़ का लोन चाहिए। तो आप बताओ कैसे लोन लिया जाए, कौन से तरीके से लोन लिया जाए। और 5 करोड़ का लोन लेंगे तो कोई लो तो वॉयलेट नहीं हो जाएगा, किसी प्रोविजन का वॉयलेशन तो नहीं हो जाएगा, वो आप बताओ। तो ये सारी बात आपको पता होती है, ठीक है। तो कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी के पास फालतू पैसा पड़ा है वो कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में बीओडी कंपनी के सीएस से राय मांगते हैं उस बारे में। तो राय मांगने का मतलब बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा आपको, चाहे देख के बता दो आप, बुक में पढ़ के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बुलाया और पूछा गया कि बताओ कंपनी को 5 करोड़ का लोन चाहिए, तो 5 करोड़ का लोन लेने के लिए कंपनीज एक्ट में क्या क्या बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब सारी बातें तो हमेशा हमारे माइंड में नहीं होती ना, तो आप उनसे टाइम मांग लेते हो, एक दिन का, आधा दिन का, थोड़ी देर का, कि देख के बता देते हैं आपको। फिर आप अपने ऑफिस में आ जाओगे, उसके बारे में पढ़ोगे आप कि लोन के बारे में कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के समझोगे और जाके किसको बता दोगे, आप पीओडी को बता दोगे कि जी मैंने पढ़ लिया, तो कंपनीज एक्ट में लोन के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई है, इन बातों को फॉलो करते हुए हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। या मान लो कंपनी के बीओडी बोल रहे हैं हमें 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, पर हम सोच रहे हैं कि हम 5 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर देते हैं ताकि ब्याज वगैरह भी नहीं चक्कर पड़ेगा, कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो सीएस से पूछा जा रहा है कंपनी के बीओडी की तरफ से कि आप बताओ शेयर कैसे इशू किए जाएंगे। अगर आपको माइंड में पता है कि शेयर कैसे इशू होते हैं आप समझा दो उनको। अगर लगता है कि आपको सारी बातें क्लियरली नहीं पता, पढ़नी पड़ेंगी, आप उनसे टाइम मांग लो कि सर मैं 1 घंटे में बता देता हूँ पढ़ के आपको, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो कह रहे जितने भी आपको और काम दिए जाएंगे वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे जॉब में आने के बाद, ये लिखा हुआ है। ये तो हो गए फंक्शन सीएस के। आगे दिया हुआ है ड्यूटीज कि एक सीएस को कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। ये ड्यूटीज भी हो गई जॉब वाले सीएस की, जो सीएस जॉब करेगा उसकी होगी ड्यूटीज कंपनी के लिए, ठीक है। फर्स्ट, रिपोर्ट टू बोर्ड, ये अभी भी डिस्कस किया हमने। ऊपर वाला ए पॉइंट और ये वाला फर्स्ट पॉइंट सेम है, देखो। तो एक सीएस की ड्यूटी बनती है कि वो बोर्ड के पास रिपोर्ट सबमिट करे। उस रिपोर्ट में वो क्या लिखेगा, हाँ जितने भी कंप्लायंसेस फॉलो करने चाहिए थे वो फॉलो हुए हैं तो हाँ की बात में लिख देंगे, और फॉलो नहीं हुए तो हाँ। ऐसा नहीं कि झूठ बोल देना है आपको कि मान लो कुछ कंप्लायंसेस आप फॉलो नहीं कर पाए, उनके बारे में लिख दिया कि हाँ हमने सारे फॉलो कर लिए, तो गलत हो जाएगा वो चीज। तो आपको ट्रुथ बताना है, जो सही है वो बताना है आपको, ठीक है। चाहे कंप्लायंस हो गए हो तो बता दो, नहीं हुए तो भी बता दो, दोनों बातें हैं।
कंपनी पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं उनको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, तो बी पॉइंट सेम टू में लिखा हुआ है। फिर तीसरा, टू प्रोवाइड टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी collectively and individually the guidance as they may require with regard to their duties, responsibilities and powers। ये कह रहे हैं डायरेक्टर्स को सभी को इकट्ठे, कलेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इकट्ठे एक साथ, या फिर इंडिविजुअली का मतलब किसी अकेले को। एक कंपनी है मान लो, उसमें 3 डायरेक्टर हैं ए बी सी, और एक सीएस है, सीएस का नाम एक्स है, और ये हमारे डायरेक्टर हो गए। अब ए बी सी तीनों मिलकर पूछ रहे हैं सीएस से कि आप बताओ हमारी कंपनी के अंदर क्या कुछ पावर्स हैं। एबीसी पूछ रहे हैं, तो ये इकट्ठे पूछ रहे हैं, कोई एक ही पूछ रहा है, तो तीनों को बता देगा, ठीक है। अच्छा सिर्फ ए ने पूछा तो कह रहे इकट्ठे कोई बात पूछते हैं डायरेक्टर, किससे, सीएस से, तो वो सबको बताएगा। किसी एक ने पूछा तो एक को बता देंगे, तो जितने लोग पूछेंगे उनको बता देंगे हम, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, कंपनी के अंदर मीटिंग होती है, ये पढ़ाया था मैंने आपको, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में एजीएम और एजीएम 2 तरह की मीटिंग होती है, तो सारी मीटिंग आपको करवानी होती है। इन मीटिंग्स की अरेंजमेंट आप करते हो। तो अगर मान लो आप सीएस बनने के बाद किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, जॉब करते हो वहां पे, तो जब भी कोई मीटिंग की जाएगी तो मीटिंग करने से पहले उसका नोटिस भेजना होगा, वो काम आपका रहेगा, ठीक है। अच्छा नोटिस चला गया, उस नोटिस में जो मीटिंग की डेट लिखी हुई है, जो जगह लिखी हुई है मीटिंग की, जो टाइम लिखा हुआ है मीटिंग का, उस टाइम पे, उस जगह पे, उस डेट को आपको मीटिंग करवानी है। वहां प्रॉपर सारी आपको व्यवस्था करनी होगी। अब शेयर होल्डर आएंगे मान लो, तो चेयर्स वगैरह लगी होनी चाहिए। अच्छा माइक में बोला जाएगा वहां पे भी, बिकॉज बड़ा सारा रूम होगा ना, तो माइक वगैरह की अरेंजमेंट आपको करवानी पड़ेगी। अब ये सारी अरेंजमेंट खुद नहीं करते आप अपने अंडर एम्प्लॉइज को बोलोगे, पर जिम्मेवारी वो आपकी रहेगी। अच्छा मीटिंग के अंदर कोई वोटिंग करनी है, तो वोटिंग की जिम्मेवारी भी आपकी रहेगी, ठीक है। तो मीटिंग करवाना, मीटिंग के अंदर वोटिंग करवाना, मीटिंग स्टार्ट होने से लेके मीटिंग खत्म होने तक सारा काम आपका रहेगा। और मीटिंग शुरू होने से पहले भी नोटिस वगैरह भेजना, वो काम भी आपका रहेगा। अच्छा मीटिंग हो जाने के बाद मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ है उसके डॉक्यूमेंट बना के आरओसी के पास भेजने होते हैं, ठीक है, वो काम भी आपको करना पड़ेगा। तो मीटिंग के रिगार्डिंग जितने भी काम होंगे, चाहे वो मीटिंग से पहले के काम हो, चाहे वो मीटिंग के दौरान के काम हो, चाहे वो मीटिंग के बाद के काम हो, वो सारे काम सीएस को हैंडल करने पड़ते हैं। तो ये ड्यूटी भी हमारी रहेगी। नेक्स्ट, अगर कोई अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब क्या हो गया, परमिशन। अगर कोई परमिशन चाहिए किससे, बोर्ड से, तो बोर्ड से परमिशन कौन लेगा, सीएस। अच्छा जनरल मीटिंग में परमिशन चाहिए, अब इसमें परमिशन कौन देता है, शेयर होल्डर्स। ये पढ़ा था ना हमने, जनरल मीटिंग के अंदर कौन आते हैं, तो अगर इनसे कोई अप्रूवल चाहिए, कोई कंसेंट चाहिए, कोई वोटिंग चाहिए, तो इनसे कंसेंट आप लोगे। अच्छा किसी गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए तो वो भी कौन लेके आएगा, तो ये सारे काम भी आपको करने पड़ेंगे, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे, टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स। अच्छा अब जैसे मान लो हमारा बैंक है, ठीक है, तो बैंक के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, आरबीआई का। तो मान लो हमारा बैंक है, हमारे बैंक के पास कोई आरबीआई से नोटिस आया है, उस नोटिस का जवाब देना है, या आरबीआई में बुलाया गया है हमें, तो हमारी तरफ से कौन जाएगा बैंक के, आरबीआई के पास सीएस जाएगा, ठीक है। ये सारे काम भी आपको करने पड़ेंगे। असिस्ट का मतलब हेल्प करना, कंपनी का बीओडी है, उन्हें काम करने में हेल्प करना, ये काम भी किसका रहेगा। हाँ नेक्स्ट, असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, और एडवाइस करना मतलब राय देना। अगर बोर्ड कंपनी के बीओडी कोई राय वगैरह मांगते हैं लीगल काम को करने के लिए सीएस से, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सही गाइडेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। गलत एडवाइस नहीं करनी है आपको, इलीगल काम करने की एडवाइस नहीं करनी, लीगल काम करने की एडवाइस करनी होगी हमेशा। नेक्स्ट, उसके अलावा बोल रहे हैं कोई और ड्यूटी जो आपको बताई जाएंगे वो भी परफॉर्म करनी है। अच्छा बीओडी ने कोई और काम सौंपा है करने के लिए आपको, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं, तब जाके आपको सैलरी मिलेगी 50,000, 60,000 की, 1 लाख की। ऐसे फ्री के पैसे नहीं देंगे आपको वो लोग, पूरा काम करवाएंगे आपसे। और आपका जो काम रहेगा वो छोटा मोटा काम नहीं होता,
टॉप लेवल का काम होता है। लोन के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, कंपनी के शेयर इशू करने हैं, शेयर बायबैक करने हैं। बायबैक करने का मतलब शेयर पहले हमने इशू कर रखे थे वो पब्लिक से वापस खरीदने हैं। अच्छा, आप पढ़ते हो शेयर फॉरफिट भी होते हैं। जो शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा पे नहीं करते उनके शेयर फॉरफिट करते हैं, वो काम भी आप ही करते हो। दो कंपनीज आपस में मर्ज होती है, वो काम भी आप ही हैंडल करते हो। मतलब बड़े लेवल पे काम करने होते हैं आपको, ठीक है, तब जाके इतने पैसे मिलते हैं काम करने के बदले आपको। हम्म। बस ठीक है, बस एक चीज और समझ लो, अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो जो सीएस अपना ऑफिस खोलेगा उसके लिए होगा। तो जॉब वाले सीएस के लिए ड्यूटीज क्या होती है कंपनी के अंदर, क्या उसको फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो हमने डिस्कस किया। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा उन सीएस के लिए, जो सी उन पर्सन्स के लिए जो सीएस बन जाने के बाद जॉब नहीं करना चाहते, अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं। क्योंकि सीएस बन जाने के बाद दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, या तो आप जॉब कर लो कहीं पे, या फिर आप अपना ऑफिस खोल लो। ठीक है, मर्जी आपकी है। और ऐसा भी नहीं होता कि मान लो हमने जॉब जॉब का ऑप्शन चूज कर लिया तो हमेशा उसी में रहना जरूरी नहीं है। आपने जॉब ज्वाइन की, आपको सूट नहीं किया, आप जॉब छोड़ के अपना ऑफिस खोल सकते हो। आपने ऑफिस खोला, काम चला नहीं, आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। और बाद में भी कभी भी चेंज, कितने मर्जी बार चेंज का कोई लिमिट नहीं है इसकी। जॉब ज्वाइन कर ली, जॉब छोड़ दी, ऑफिस खोल लिया, कुछ टाइम ऑफिस चलाया, फिर ऑफिस बंद कर दिया, जॉब ज्वाइन कर ली, फिर कुछ टाइम जॉब की, फिर जॉब छोड़ दी, फिर ऑफिस खोल लिया। ऐसा करना भी अलाउड है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।